Assalamualaikum everyone, I hope you're all doing well. Students, this is another video from STEM International. I'm Zinia Shah और इंग्लिश बुक 7 को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 10 जो है वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, पोइम थी द चॉइस, और उसमें जो है वो हमने कुछ मतलब निकाला कि पोइट आखिर हमें कहना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है कि अच्छे और बुरे को समझ के अपनी चॉइसेस बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। अब इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हाट वी आर गोना डू इज़ कि हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, MCQs हैं, ब्लैंक्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, रीड एंड रिस्पॉन्ड का पार्ट है और वोकैबुलरी का पार्ट है। तो आइए आज देखते हैं कि हमें क्या क्या नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। स्टूडेंट्स, सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हाट वी आर गोना डू इज़ कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 की। चैप्टर 10 था द चॉइस। द फर्स्ट MCQ इज हु वाज द कैप्टन ऑफ द स्पेसशिप। तो हम ये पढ़ चुके हैं, इट वाजंट सुकॉन, इट वाजंट मॉर्गन, इट वाज स्टागलिन, राइट। देन सेकंड, वेयर डिड द शिप लैंड। शिप कहाँ पे लैंड की थी, ये भी हमने पोएम के बिल्कुल शुरू में देख लिया है, ऑन a meadow grass। तो on a meadow grass is the right answer। Then what was seen on the scanning green। जो scanning green है उसके ऊपर हमें क्या नज़र आ रहा था, उसमें हमें लोग तो नज़र आ नहीं रहे थे, ना फॉरेस्ट था ना ही रिवर था, बल्कि एक डिजर्टेड सिटी था जो दो हिल्स के दरमियान लोकेटेड था। सो अ डिजर्टेड सिटी इज़ द राइट आंसर। व्हाट ऑब्जेक्ट गेव इन्फॉर्मेशन अबाउट ह्यूमंस। कौन सी ऑब्जेक्ट थी जिसने जो है वो इन लोगों के बारे में या इंसानों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दी इन एलियंस को। एंड वी हैव सीन कि जिसमें बाद में सनकॉन जो है वो बता रहा होता है स्टारग्लिन को, एक मीटियोराइट जो था वो इट ब्रोक अवे फ्रॉम द अर्थ 2048 AD में, और उसकी स्टडी से जो है वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। देयरफॉर द थर्ड वन इज़ द राइट ऑप्शन। इन विच ईयर डिड द मीटियोराइट ब्रेक फ्रॉम अर्थ। तो ये भी हमने देख लिया इन 2048 AD। नाउ वी हैव सम ब्लैंक्स, और द फर्स्ट वन इज़ द ग्रेट शिप लैंडेड ऑन डैश ग्रास। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ऑन मिडो ग्रास। फिर दूसरा आ जाता है, ब्लू स्क्रीन इंडिकेटेड डैश लाइफ प्रेजेंट, इंडिकेटेड नो ह्यूमन लाइफ प्रेजेंट। फिर उसके बाद है जी, सनकॉन वाज ए सेलेस्टियल, ये भी हम पढ़ चुके हैं, he was a celestial geologist, right। then we have the meteorite broke from earth in which year। तो ये हमने MCQs में भी पढ़ा, 2048 AD। then humans were allowed to choose between good and, जो बिल्कुल एंड पे जाके सनकॉन जो है वो स्टारग्लिन को बता रहा होता है कि they were allowed to choose between good and evil। इसी के साथ जनाब आ जाते हैं हम to words और short questions, और उसमें नंबर 1 we have is what did Starglin see on the screen। तो स्टारग्लिन ने स्क्रीन पे क्या देखा था, he saw कि there was a deserted city located between two hills, जो कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। थर्ड जो हमारी इधर सेंटेंस बन रहा है, between two hills a deserted city crumbling and overgrown patterned the scanning screen। तो स्कैनिंग स्क्रीन के ऊपर ये दिखा था। सेकेंडली, हु वॉज सनकॉन। तो सनकॉन का भी हम देख चुके हैं कि सनकॉन वॉज हु, सनकॉन वॉज अ सेलेस्टियल जियोलॉजिस्ट। थर्ड इज व्हाट डिड द मीटियोराइट टेल देम। तो ये भी सनकॉन जो है वो स्टारग्लिन को बता रहा होता है कि दे वर allowed to choose between good and evil, right। so this is what the meteorite told them। और फिर हमारे पास आता है what was the consequence of the choice। तो consequence of the choice, अब ये आप हमने खुद समझना है कि इस पूरी पोइम के अंदर हम देख रहे हैं कि इंसानों को क्योंकि चॉइस की एक दी गई थी स्पेस कि वो अपनी सही या गलत चॉइसेस बना सकते हैं, और उसकी बेसिस पे हम देख रहे हैं कि इन द फ्यूचर देयर इज़ नो ह्यूमन लाइफ प्रेजेंट। तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि द लाइफ और द ह्यूमन लाइफ सीज्ड टू एग्जिस्ट ओवरऑल। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट मैसेज डू यू थिंक द पोइट वांट्स टू शेयर। तो पोइट आपको क्या लगता है, जो शायर है वो क्या बताना चाह रहा है इस पूरी पोइम के थ्रू, और वो यही बताना चाह रहा है कि हमारी गलत चॉइसेस जो हैं वो सिर्फ अभी ही, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट द मोमेंट व्हेन द चॉइस इज मेड, बट ऑल्सो ये कि आगे जाके इन द फ्यूचर हम उसको जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को वी विल बी रीपिंग देम आउट। तो ये है मेन मैसेज पोएट का। अच्छा जी, इसके साथ ही हम आ जाते हैं टू वर्ड्स और पेज 109 के ऊपर वी हैव 2 टेबल्स, वर्ड्स एंड मीनिंग्स के, उनको भी देखते हैं। थ्रस्ट इज़ द फर्स्ट वर्ड, मीनिंग इज़ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इंजन। कोई ऐसी फोर्स जो कि इंजन प्रोड्यूस करता है, जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी गाड़ियाँ भी चलती हैं, उसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट। नंबर 2 इज़ हवर्ड। हवर्ड का मतलब है स्टेड इन द एयर विदाउट मूविंग। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो स्पेसशिप थी इट वाजंट मूविंग फॉरवर्ड, इट वाजंट मूविंग बैकवर्ड, बल्कि एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ही जो है वो फ्लोट कर रही, तो उसको हमने कहा
is to hover. फिर उसके बाद आता है जी deserted. deserted का मतलब empty and abandoned, ऐसी जगह जो जहाँ पे कोई भी ना रहता हो, कोई भी मखलूक जो है वो वहाँ पे ना रहती हो. फिर उसके बाद आ जाता है crumbling. crumbling का मतलब है breaking down. जिस तरह आपकी कुकीज़ क्रम्बल करती हैं, इसी तरह से दीवारें वगैरह, ये वो ruins आपने देखे होंगे, जिस तरह हड़प्पा के ruins हैं या फिर मोहिंजोदाड़ो के ruins हैं, या फिर म्यूज़ियम अगर आप कभी गए आपने वहाँ पे देखे होंगे छोटे छोटे जो हैं वो क्ले के टॉयज़ और ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी जगह जगह से टूटी होती हैं, तो वो क्रम्बल की गई होती हैं. तो क्रम्बलिंग का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन. एंड देन वी हैव जियोलॉजिस्ट. जियोलॉजिस्ट कौन है? साइंटिस्ट हु स्टडीज़ अर्थ. लेकिन अगर सेलेस्टियल जियोलॉजिस्ट होगा तो फिर ही इज़ गोना बी द वन जो कि सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि बाकी प्लैनेट्स को भी पढ़ता है और बाकी स्टार्स को भी जो है वो पढ़ता है. एंड देन वी हैव मीटियोराइट. मीटियोराइट क्या होता है? अ रॉक दैट फॉल्स फ्रॉम स्पेस. एक ऐसा पत्थर जो कि स्पेस से या फिर स्पेस से फिर आपके आसमान में एटमॉस्फेयर में एंटर होता है एंड देन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड. तो इसको क्या कहते हैं? मीटियोराइट. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एग्रेसिव, मतलब वायलेंट और हार्मफुल. कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसी बात जो कि वायलेंटली की जाए, गुस्से में की जाए और हार्मफुल हो, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली हो, तो उसको हम कहेंगे एग्रेसिव बिहेवियर. एंड देन वी हैव evil. evil is bad or harmful actions, again बुरे या फिर नुकसान पहुंचाने वाले काम जो है उनको evil कहा जाता है. And then we have magnetism. magnetism का क्या मतलब है? a pulling force. ऐसी force जो कि एक पुलिंग इफेक्ट रखती हो, अट्रैक्टिंग इफेक्ट रखती हो, उसको मैग्नेटिज्म कहते हैं. एंड देन वी हैव सेलेस्टियल. सेलेस्टियल मतलब रिलेटेड टू स्पेस. ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है, हमारी अर्थ भी स्पेस में एग्जिस्ट करती है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम स्पेस में एग्जिस्ट करता है, तो ये सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं. एंड देन नाउ वी मूव टुवर्ड्स द रीड एंड रिस्पॉन्ड पार्ट. इसमें क्या है? इसमें है कि एक्सप्लोर डिफरेंट सोर्सेज सच एज लाइब्रेरीज, बुक्स, मैगजीन्स एंड अप्रूव्ड वेबसाइट्स to select any 2 poems. Read the poems aloud with correct pronunciation, stress and intonation. Identify the literary elements present in the poems such as rhyme schemes, simile, metaphor, alliteration, hyperbole and poetic form. For example, haiku with suitable examples. अब आपने क्या करना है कि अपनी लाइब्रेरी से या फिर आपके पास अगर खुद भी कुछ किताबें हों या फिर मैगजीन्स या फिर उसकी जगह भी कोई अप्रूव्ड वेबसाइट जो आपकी टीचर आपको बताएं, उनसे आपने कोई भी 2 पोएम्स जो हैं वो सर्च करनी है और उनको सिलेक्ट कर लेना है. पोएम्स को जो है वो आपने ऊंचा पढ़ना है, सही प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है, स्ट्रेस और इंटोनेशन का ध्यान रखना है, कौन से वर्ड पे स्ट्रेस देना है, किस तरह से जो है वो उसको प्रोनाउंस करना है. फिर उसमें जो भी लिटरेरी एलिमेंट्स जो हम पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं आप, वो लिटरेरी एलिमेंट्स जो हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है. कौन से हैं? राइम स्कीम है. जिस तरह फॉर एग्जांपल जो पोइम हमने अभी पढ़ी उसमें राइम स्कीम नहीं थी, राइट. कोई सिमिली यूज़ हो रही है, कोई मेटाफोर यूज़ हो रहा है, कोई एलिट्रेशन का बीच में एलिमेंट है, हाइपरबोल है, या फिर कोई पोइटिक फॉर्म उसमें इस्तेमाल की गई है. जिस तरह पोइम्स की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, हाइकूज होती हैं, 3 सेंटेंसेस पे जो है वो बेस्ड होती हैं पोइम्स. और फिर या फिर बलार्ड्स होते हैं. बलार्ड्स जो हैं वो कम्प्लीटली पूरी की पूरी एपिक स्टोरी जो है वो बयान कर रहे होते हैं. इसी तरह से वी हैव कॉन्क्रीट पोइम्स, वी हैव स्लैम पोइट्री, वी हैव सो मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ पोइम्स. तो वो उन जो पोइम्स जो आपने चूज़ की हैं तो उनकी क्या फॉर्म है वो भी आपने जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, और साथ ही साथ सूटेबल एग्जाम्पल्स भी आपने उसमें से उन्हीं पोइम्स में से निकाल के साथ साथ रखनी है कि ये एग्जाम्पल इस लिटरेरी एलिमेंट की है जो यूज़ हुआ, और ये एग्जाम्पल हमें बता रही है कि इसमें ये पोइटिक फॉर्म इस्तेमाल की गई है. एंड विद दैट नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर portion, and that is vocabulary. और सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं that is idioms. So an idiom is a group of words whose meaning is different from the literal meanings of the individual words used in it. एक ऐसा ग्रुप है अल्फाज का जिसका मतलब ओवरऑल मतलब जो है वो उन लफ्ज़ों के लिटरल मीनिंग से डिफरेंट हो जाता है. जैसे हिट द सैक. अब हिट द सैक का ये मतलब नहीं है कि सैक को कोई चीज़ उठा के जो है वो हिट कर गई, बल्कि इसका मीनिंग है कि टू गो टू स्लीप. टू हिट द सैक मीन्स आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मतलब आई एम गोइंग टू स्लीप. Alright, so in this sentence we can see कि हमें जो बुक में प्रोवाइडेड है इसका हिट द सैक का, दैट इज़ आई नीड टू हिट द सैक अर्ली टुनाइट एज आई हैव अ टेस्ट टुमारो. मुझे आज जल्दी सोने की ज़रूरत है या मैं जल्दी सोऊंगा. क्योंकि कल मेरा टेस्ट है. सी The second idiom that is provided over here is once in a blue moon. Once in a blue moon का ये मतलब नहीं है कि blue moon में एक बार कुछ हुआ,
ब्लू मून किसको कहते हैं? इट इज़ समथिंग विच हैपन्स वेरी रेयरली। तो मीनिंग भी आप देख रहे हैं नीचे प्रोवाइडेड है, वेरी रेयरली, राइट? बहुत ही कम इंस्टेंसेस हुए हों, कभी कभार की बात है कि भी ऐसा कभी कुछ हो गया है, वरना अदरवाइज जो है वो जनरली नॉर्मली नहीं होता। तो सेंटेंस के तौर पे हम ये बात करते हैं कि ही विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स वंस इन अ ब्लू मून, कि वो कभी कभार चला जाता है वरना नहीं जाता। द नेक्स्ट इडियम वी हैव इज़ अ पीस ऑफ केक, मतलब कि समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी टू डू। ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही आसान हो करने को, उसको कहते हैं दिस इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी, फॉर इंस्टेंस, राइट? अब नीचे देखें सेंटेंस भी आपको प्रोवाइडेड है, द मैथ्स टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हर, कि उसके लिए मैथ्स टेस्ट बहुत ही आसान था। द नेक्स्ट इडियम वी हैव इज़ इन हॉट वाटर, मीनिंग इन ट्रबल, और सेंटेंस क्या है हमारे पास? ही गॉट इन टू हॉट वाटर फॉर कमिंग लेट टू द ऑफिस, ऑफिस लेट आने की वजह से वो ट्रबल में था, मतलब ऑफ कोर्स उसको जो है वो अपने बॉस से सुनना पड़ा होगा एंड ऑल दैट। सो ही गॉट इनटू हॉट वाटर फॉर कमिंग लेट टू द ऑफिस। द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप अपनी बाजू और अपनी एक टांग ही जो है वो बेचने पे आ जाएं। तो ऑफ कोर्स एक बाजू और टांग जो है वो असल में तो नहीं बेची होगी, बट इसको जो है वो सिम्बॉलिकली बताया जा रहा है कि समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो सेंटेंस आता है द मोबाइल फ़ोन कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग, कि वो मोबाइल इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड देन ऑन द नेक्स्ट पेज इफ़ यू टर्न टू इट, तो आपको मिलेगा ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है देयर इज़ नो क्लाउड 9, राइट? तो ऑन क्लाउड 9 का मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा खुश होना। सेंटेंस के तौर पे वी हैव शी वाज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द कंपटीशन जीत के वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। And the last idiom that we are going to do for this book and for this exercise is keep an eye on. किसी चीज़ के ऊपर अपनी आंख रखना का मतलब ये नहीं है कि आंख रख दिया उसके ऊपर, बल्कि टू वॉच केयरफुली, किसी चीज़ को जो है वो आप बड़े ध्यान से जो है वो देख रहे हैं। सो दैट इज़ टू कीप एन आई ऑन। सेंटेंस के तौर पे वी आर प्रोवाइडेड विद प्लीज़ कीप एन आई ऑन माई बैग व्हाइल आई गो आउटसाइड, कि मेरे बैग का ध्यान रखना, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ। इसी तरह से नाउ व्हाट वी हैव इज़ वी हैव अ वेरी स्मॉल टास्क टू डू रिलेटेड टू इडियम्स, और वो है टास्क नंबर 1, दैट इज़ यूज़ ईच इडियम इन ए मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आपको नीचे इडियम्स प्रोवाइडेड हैं, इनको मीनिंगफुल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने के लिए आपको इनके मतलब जो हैं वो ढूंढने होंगे। तो इनके मानी आप ढूंढेंगे, आप गूगल कर सकते हैं, राइट? या आप डिक्शनरी से भी देख सकते हैं, और जब इनके मानी आपको क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आप इनके सेंटेंसेस बना देंगे एंड देन कम अप विद वेरी क्रिएटिव मीनिंगफुल sentences that you can. And with that, we're now going to move on to the next part of vocabulary, and that is proverbs. Proverbs क्या होते हैं? Proverb is a short, well-known saying that expresses a general truth, gives advice or teaches a moral lesson based on common experience. एक ऐसा छोटा सा well-known saying है जो कॉमनली दुनिया भर में या फिर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जो है कॉमनली यूज़ की जा रही होती है, और वो एक जनरल ट्रुथ एक्सप्रेस कर रही होती है, ऐसा सच एक्सप्रेस कर रही है तो जनरली जिसके ऊपर सबको बिलीफ होता है, सब उसको मान रहे होते हैं। या तो वो ये होती है या फिर वो कोई एडवाइस दे रही होती है, राइट? और वो एडवाइस भी जो है वो हमेशा के लिए ही सही मानी जा सकती है, या फिर हमें कोई मॉरल लेसन जो है वो टीच कर रही होती है। तो ऐसी कोई भी वेल नोन सेइंग छोटी सी हो तो उसको क्या कहेंगे? प्रोवर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है प्रोवर्ब्स की, आइए पहले देख लेते हैं। नंबर 1 इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या मतलब है इसका? बीइंग ट्रूथफुल इज ऑलवेज द राइट चॉइस, कि सच बोलना हमेशा जो है वो आपकी सही चॉइस ही रहेगी। और सेंटेंस के तौर पे हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? ही रिटर्न द लॉस्ट वॉलेट प्रूविंग दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो उसने किसी का वॉलेट था, गुम गया था, और उसने उसको जो है वो उसको मिला तो उसने वो वॉलेट जो है वो वापस कर दिया। तो उसने ऑनेस्टी दिखाई ना, वरना वो अपने पास भी रख सकता था। तो उसने क्या प्रूव किया? कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट वी हैव इज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। क्या मतलब है? रेगुलर प्रैक्टिस हेल्प्स इम्प्रूव स्किल्स। तो जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे एक चीज़ को रोज़ 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 रोज़, जिस तरह से हम डिस्कस करते हैं बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद एनी एक्सरसाइज और एंड विद एनी एक्सरसाइज, तो हम कहते हैं कि प्रैक्टिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड, एंड दैट इज़ बिकॉज रोज़ रोज़ चीज़ों को रिवाइज करने से वो चीज़ें आपकी ज़्यादा कॉन्क्रीट तरीके से जो हैं वो इम्प्रूव कर जाती हैं, वो आपकी हैबिट का पार्ट बन जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती हैं, और फिर आपको उसके अंदर जितना स्ट्रगल शुरू में आप करते हो उस चीज़ को यूज़ करने में अपनी लाइफ में, वो स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है, और वो फिर फ्लुएंटली, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होता है, तो नेचुरली जो है वो आप उस तरह से काम या फिर कोई भी स्किल थी उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो मीनिंग क्या है?
रेगुलर प्रैक्टिस हेल्प्स इम्प्रूव स्किल्स, और सेंटेंस क्या है, शी इम्प्रूव्ड हर हैंड राइटिंग बाई प्रैक्टिसिंग डेली बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट फॉर इंस्टेंस जहाँ पे मुश्किल आ रही हो, उसको रोज़ जो है वो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके प्रैक्टिस करें, उसको और समझने की कोशिश करें। कोई न्यूमेरिकल्स हैं तो न्यूमेरिकल्स को रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि ओवर टाइम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। द सेम थिंग्स जो कि आपको एक टाइम पे बहुत बड़ा इशू फील हो रही थी। नेक्स्ट वी हैव इज वेयर देयर इज अ विल देयर इज ए वे, मीनिंग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हेल्प्स ओवरकम डिफ़िकल्टीज। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, स्ट्रांगली डिटर्मिन्ड हैं अपने गोल्स के लिए, तो फिर कोई भी चैलेंज आपके सामने आएगा, कोई भी रुकावट आपके रास्ते में आएगी, आप उसको ख़त्म कर लेंगे, आप जो है वो अपना गोल अचीव कर लेंगे। सो सेंटेंस के तौर पे क्या कहा जा रहा है, ही पास द एग्जाम डिस्पाइट मैनी प्रॉब्लम्स शोइंग दैट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अब उसका एग्ज़ाम था, उसको बहुत से चैलेंजेस होंगे, लेकिन उन सब चैलेंजेस के बावजूद उसने जो है वो एग्ज़ाम में जाके एक तो उसने अटैम्प्ट दी और दूसरा उसको पास भी कर लिया। तो उसने क्या इस चीज़ से जो है वो प्रूव किया, यही कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, क्योंकि वो डिटर्मिन्ड था कि उसने पास करना एग्ज़ाम, इसलिए वो कर भी गया। द नेक्स्ट वन इज़ टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, मतलब टाइम passes quickly and should be used wisely. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, टाइड भी बेसिकली लहरों को कहा जाता है, किसी का ऑफ कोर्स इंतज़ार नहीं करती, उनका अपनी टाइमिंग होती है, उनका अपना पेस होता है और आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपने आप को ब्रेसअप करना पड़ता है। तो वक्त जो है वो जल्दी जल्दी से गुजर जाता है और हमें जो है उसका इस्तेमाल जो है बहुत ही वाइज तरीके से करना चाहिए, बहुत ही समझदारी से करना चाहिए। सेंटेंस के तौर पे क्या है, ही लर्न टू मैनेज हिज टाइम वेल आफ्टर रियलाइजिंग दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। तो जब उसको ये रियलाइज़ हो गया कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है और आपको ही समझदारी से जो है वो उसको मैनेज करना है, तब से उसने क्या किया, उसने अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना सीख लिया। एंड देन वी हैव एज यू सो शैल यू रीप। तो मीनिंग क्या है इसमें, सो जो है वो दैट इज़ के जिस तरह क्रॉप्स जब होती हैं या फिर कोई भी खेत जब उग जाते हैं और तो फिर उसको जो है वो रीप करने की बारी आ जाती है। तो पहले जब उन खेत को या फिर बीजों को बोया जा रहा होता है उसको कहते हैं सो करना, राइट, सोइंग दी सीड्स। और फिर जब वो जो खेत बन जाते हैं और उनको फिर काटा जाता है तो उसको कहते हैं रीप। तो ये इसका मतलब क्या आ जाता है, योर एक्शंस डिटर्मिन योर रिजल्ट्स, कि आप जो एक्शन करेंगे आपको उसका रिजल्ट भी उसी के मुताबिक मिलेगा। जिस चीज़ का बीज बोएंगे उसी चीज़ की जो है वो आपको आगे दरख्त या plants या whatsoever is gonna grow out of it, that depends on the seed जो कि आपने यूज़ किया था। तो इसी तरह से जो एक्शन आप रखेंगे आपको उसका रिएक्शन भी मिलेगा। सेंटेंस के तौर पे she was rewarded for her kindness because as you sow so shall you reap, कि वो अपनी काइंडनेस, क्योंकि वो काइंड थी तो उसको काइंडनेस से ही जो है वो वापस सो काइंडनेस ही मिली। और ये इसलिए है क्योंकि आप जो करते हैं वही आप पाते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इट इज़ बेटर टू अवॉइड प्रॉब्लम्स देन टू फिक्स देम लेटर, कि इससे पहले कि आप जो है वो जा रहे हैं, अगर कोई बीमारी थी, फॉर एग्जांपल हम फ्राइड फूड खा लेते हैं तो हमें पता है कि हो सकता है हमारा गला ख़राब हो जाए, तो इससे बेहतर है कि हम ना खाएं। या फिर सर्दियों में आइसक्रीम अगर हम खा रहे हैं तो वी ऑलरेडी नो कि उससे गला ख़राब हो सकता है, बुखार हो सकता है, बीमार हो सकते हैं हम, तो बेहतर है कि हम वो रिस्क ना लें रादर के फिर हम बीमार होकर बैठ जाएँ और फिर उसके बाद फिर दवाइयाँ और चेकअप्स और ये और वो follow-ups and everything. So it is always better to avoid problems than to fix them later. तो सेंटेंस के तौर पे क्या है, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए खाना खाने से पहले हाथ धोने को कहा जाता है क्योंकि हाथ पे जर्म्स होते हैं। आपने जो है जिन भी चीज़ों को अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में टच किया है, हर चीज़ के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफ़र होते हैं ऑन योर हैंड्स, और अगर इन्हीं हाथों से आप कुछ खा लेते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसके साथ जो है वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप जो है वो खाना खाने से पहले हाथ धो लें। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने ये सेंटेंस पढ़ा कि इट इज़ बेटर टू वॉश योर हैंड्स, व्हाई, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और लास्ट हमारे पास प्रोवर्ब आता है, नॉलेज इज़ पावर। क्या मतलब है इसका, एजुकेशन एंड नॉलेज गिव स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। एजुकेशन और जो नॉलेज होती है, जितना आपको चीज़ों के बारे में पता होगा, जितनी आपकी जानकारी होगी, जितने आप अवेयर होगे चीज़ों के बारे में, उतना ही आप स्ट्रॉन्ग भी हो रहेंगे और उतना ही आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे ज़िंदगी में। सेंटेंस के तौर पे, ही स्टडीड हार्ड बिलीविंग दैट नॉलेज इज़ पावर। और उसने जो है वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी कि किस बिलीफ की बेसिस के ऊपर, कि नॉलेज इज़ पावर।
अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो छोटी सी एक टास्क है जिसको हमने कंप्लीट करना है। दैट इज़ यूज़ ईच प्रोवर्ब इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। जिस तरह हमने पहले देखा, इडियम्स के मीनिंग्स जो हैं वो हमने फाइंड आउट किए और फिर उनको जो है वो हमने सेंटेंसेस में यूज़ किया। इसी तरह से प्रोवर्ब्स भी दिए गए हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, ये हमने कर लिया हुआ है। उसका कोई न्यू सेंटेंस बना के आप लिख सकते हैं। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का आपने सेंटेंस देखना है, पहले मीनिंग चेक करना है इंटरनेट से या डिक्शनरी से। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन, ये हाफ है कोट, इसका आगे भी कोट है, बट इज़ बेटर देन मास्टर ऑफ वन। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन बट इज़ बेटर देन मास्टर ऑफ वन। तो इस पूरे कोट का आपने मीनिंग निकालना है और मीनिंग निकाल के आपने उसका सेंटेंस बनाना है। एंड देन ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसका भी आपने इसी तरह से मीनिंग निकाल के अपना सेंटेंस बना लेना है। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, इसका भी मीनिंग आप ढूंढेंगे डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हुए या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए। एंड देन कम अप विद योर ओन क्रिएटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, वी आर ऑफिशियली एंड सक्सेसफुली डन विद द फर्स्ट पोर्शन, जिसके अंदर हमने एमसीक्यूज़ भी देखे, हमने जो है वो ब्लैंक्स भी देखी और फिर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर कुछ आंसर्स जो हैं वो हमने एज इट इज़ नहीं उठाए, बल्कि उनको अपने वर्ड्स दिए, अपनी ओपिनियन में जो है वो एक्सप्रेस किया। एंड देन वोकैबुलरी में जब हम आए तो वोकैबुलरी के अंदर हमने ईडियम्स को पढ़ा, ईडियम्स क्या होते हैं, हमने प्रोवर्ब्स को पढ़ा, प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, और उन दोनों का इस्तेमाल सेंटेंसेस में किस तरह से किया जा सकता है। और इसको इधर तक ही नहीं रखना, इसको प्रैक्टिस करते जाना है। विल नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में गो ग्रामर पार्ट जो है स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।